फिजिक्स की क्लास में आपका फिर स्वागत है। आज हम आपको एक नया चैप्टर पढ़ाएंगे, एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। आइए देखते हैं। इसमें पहली बात आती है वैद्युत सेल किसे कहते हैं। तो वैद्युत सेल की परिभाषा होती है कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तथा किसी परिपथ में आवेश को प्रवाह को किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें भी इसमें आती हैं। तो वैद्युत सेल की कुल मिला के परिभाषा ये निकल के आती है कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, किसी परिपथ में आवेश के प्रवाह को निरंतर बनाए रखती है। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें आती हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या आती हैं उसको भी ध्यान में रखना है कि आप ये देखते हैं कि ये मान लीजिए कोई वैद सेल है। तो सेल में आपने देखा होगा कि इस तरीके से दो रॉडें पड़ी रहती हैं। हम लोग कहते हैं ना विभिन्न धातुओं की दो छड़ें पड़ी रहती हैं। तो होता क्या है कि ये देखिए कोई एक द्रव आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ पॉजिटिव है एक तरफ निगेटिव है। तो होता क्या है कि जो विभिन्न धातुओं की दो छड़ें हैं इनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। और धातुओं की छड़ें जिस द्रव में डूबी रहती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं वैद्युत अपघट्य। इसके बाद आ जाता है कि सेल का वाहक बल क्या होता है। सेल का विद्युत वाहक बल ये क्या होता है। तो इसको हम लोग जानते हैं क्या होता है। जैसे हमने बताया कि जब भी कभी भी वैद्युत सेल के बारे में जानने के प्रयास करते हैं तो एक चीज याद आता है कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। वैद्युत वाहक बल किसे कहते हैं। तो वैद्युत वाहक बल आमतौर पे E बराबर होता है E बराबर W अपॉन Q। इसकी परिभाषा क्या निकल के आती है। तो इसकी परिभाषा निकल के आती है कि एकांक आवेश को परिपथ में प्रवाहित करने में सेल द्वारा जो ऊर्जा होती है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आ रही है। इसकी परिभाषा निकल के आ रही है एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब यदि हम इसके मात्रक की बात करें तो देखिए इसका मात्रक क्या निकल के आता है। तो मात्रक क्या निकल के आएगा। तो आपको पता है कि W कार्य है, कार्य का मात्रक क्या होता है जूल होता है, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम होता है। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। या इसी चीज को हम लोग क्या लिख देते हैं, या इसी को हम लोग लिखते हैं बोल्ट। इसी को हम लोग बोल्ट लिखते हैं। अब देखिए यदि हम 1 वोल्ट की परिभाषा की बात करें तो 1 वोल्ट की परिभाषा क्या आती है इसको देखते हैं। 1 वोल्ट की परिभाषा क्या निकल के आती है, किसी परिपथ में 1 कूलाम। देखिए E बराबर W अपॉन Q से ही हमने पूरी परिभाषा बनाई है। तो इसकी परिभाषा क्या निकल के आएगी, किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। फिर से परिभाषा देखिए, किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा 1 जूल हो तो सेल का विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट होगा। एक इसकी महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आती है, महत्वपूर्ण बात क्या निकल के आती है वो भी देखते हैं कि जब भी किसी परिपथ में यदि हम किसी परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल E है तो इसका मतलब ये है कि सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत वाहक बल दिष्ट होगा। तो महत्वपूर्ण बात यही निकल के आती है कि सेल का जो विद्युत वाहक बल E होगा वो सेल के भीतर ऋण इलेक्ट्रोड से धन इलेक्ट्रोड की ओर दिष्ट होता है। अब एक परिभाषा आती है टर्मिनल विभवांतर किसे कहते हैं। हम लोग टर्मिनल विभवांतर समझते हैं।
पहले तो चित्र देख लेते हैं। कुछ एक ऐसा परिपथ बना हुआ है कि आपने परिपथ में देख रखा है कि यहाँ पे एक सेल टाइप का दिखाई दे रहा है आपको। तो टर्मिनल विभवांतर की परिभाषा क्या निकल के आती है? तो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, टर्मिनल विभवांतर की बात करें, मान लीजिए इस बिंदु से यदि हम ये विद्युत वाहक बल की बात करें, तो आप यदि इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की बात करें, तो ये यहां से लेके यहां तक इन दोनों बिंदुओं के बीच में अलग अलग, देखिए यहाँ इन अलग अलग भागों में टूट रहा है, ये अलग अलग भागों में टूट रहा है। तो ये जो विभवांतर आपको दिखाई दे रहा है, इन इसका जो योग होगा, अर्थात ई जो होगा, इसका जो योग होगा वह V1 प्लस V2 प्लस V3 जितने अलग अलग टर्मिनल विभवांतर दिखाई देंगे उनके योग के बराबर होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो E का मान होगा वह V1 प्लस V2 प्लस V3 के योग के बराबर होता है। तो टर्मिनल विभवांतर की यहाँ से परिभाषा क्या निकल के आती है कि किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। अर्थात ये दो बिंदुओं के बीच में जो कार्य करना पड़ेगा वह किसी हद तक हम कह सकते हैं कि इन दोनों बिंदुओं का टर्मिनल विभवांतर होता है। ई का मान जो होता है वह V1 प्लस V2 प्लस V3 इन सबके योग के बराबर होता है। हम लोग सेल के आंतरिक प्रतिरोध को समझते हैं। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? आपको जो बता दें कि किसी सेल में जो प्लेटों को जोड़ा जाता है, तो जो वैद्युत धारा होती है वह सेल के धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर जो घोल होता है जिसको हम लोग वैद्युत अपघट्य कह रहे हैं, वह ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो सेल का घोल है वो वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, मतलब वह कुल मिला के हम कह सकते हैं अवरोध उत्पन्न करता है। तो घोल द्वारा उत्पन्न जो अवरोध होता है उसे हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। तो इसकी परिभाषा फिर से समझिए कि जब हम किसी सेल की प्लेटों को आपस में जोड़ते हैं तो वैद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर बहती है तथा सेल के भीतर का जो घोल है वह ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तार में वैद्युत जो धारा होते हैं उसके मार्ग में एक प्रतिरोध लगता है। यह जो प्रतिरोध होता है इसी को हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जो कि वैद्युत जो सेल का घोल है वह सेल के घोल के द्वारा लगाया जाता है और किसके मार्ग में? वैद्युत धारा के मार्ग में। तो परिभाषा फिर से देख लीजिए, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसकी परिभाषा अभी कुछ देर पहले भी बताई है। तो इसकी परिभाषा क्या आई कि जब हम किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में वैद्युत धारा धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर तथा सेल का जो घोल होता है वो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहता है। इस प्रकार वैद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगता है जिसे हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है ये भी हम लोग समझते हैं। तो जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो निम्न बातों पर निर्भर होती है। पहली बात ये कि जो सेल की प्लेटों के बीच की दूरी होती है उसके अनुक्रमानुपाती होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला क्या है कि
पहला निर्भर करता है वो ये कि पहला पॉइंट में क्या आ जाएगा कि यह सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरी बात क्या आती है कि नंबर 2 पे कि घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरी बात क्या निकल के आती है कि तीसरी बात क्या आ जाती है, तीसरी बात ये होती है कि वैद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ने पर बढ़ती है। तो वैद्युत अपघट्य की सांद्रता के बढ़ने पर बढ़ती है। चौथी बात क्या आ जाती है, चौथी बात आती ये है कि वैद्युत अपघट्य एवं प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति, प्लेटों के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो एक चीज आपको बता दें कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो नियत नहीं रहता है। सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो नियत नहीं रहता है, बल्कि हम कह सकते हैं सेल के उपयोग में लाने पर धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये बात भी आप हर समय याद रखिए कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है वो नियत नहीं रहता है, बल्कि सेल को उपयोग में लाने पर धीरे धीरे बढ़ता है। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। आइए देखते हैं। एक हमने चित्र बनाया है, इस चित्र को हम लोग पहले समझते हैं और चित्र को समझने के साथ में डेरिवेशन को समझते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा है कि एक ब्रैकेट हमने बनाया है, मतलब एक सिंपल परिपथ बनाया है। इस परिपथ के अंदर हम लोग देखते हैं कि सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो E है और ये आंतरिक प्रतिरोध है। तो इस बॉक्स के अंदर ये विद्युत वाहक बल है और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इसमें हमने कुंजी K द्वारा एक प्रतिरोध तार R तथा अमीटर A से जोड़ा जाता है। एक चीज और बता दें कि सेल का जो प्लेटों के बीच एक वोल्ट मीटर V से जोड़ा जाता है। तो यदि हम सेल के आंतरिक प्रतिरोध की बात करें तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध R है वो सेल द्वारा श्रेणी क्रम में जुड़ा है। अब हम लोग डेरिवेशन की ओर आते हैं। इस चित्र को समझने के बाद में तो आपको बता दें कि इस परिपथ में यदि हम वैद्युत धारा की बात करें तो वो I वैद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो वहां पे मान के चलिए स्मॉल t समय पर प्रवाहित हो रही है। तो यदि हम सेल द्वारा दी गई ऊर्जा की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो ऊर्जा होती है वो कार्य के बराबर होती है। तो यहां से W बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू स्मॉल q। वैसे भी जो विद्युत वाहक बल होती है तो विद्युत वाहक बल E बराबर हमने आपको बताया था W अपॉन Q। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि W बराबर EQ। लेकिन आपको पता है कि जब हम आवेश की बात करें तो आवेश वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल के बराबर होता है।
अर्थात Q बराबर IT हो गया। तो W बराबर क्या आ जाएगा, Q की जगह IT रखेंगे तो W बराबर क्या आ जाएगा, EIT। वैद्युत सेल के बाहर की बात करें तो ये सेल के अंदर का भाग है और ये सेल का बाहर की भाग है। तो बाहर की ओर जो प्रतिरोध है वो कैपिटल R है सिरों के बीच में, और विभवांतर की बात करें तो वो कैपिटल V है। तो यदि हम वाह्य कार्य की बात करें तो वाह्य कार्य क्या हो जाएगा, VIT। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो वाह्य कार्य होगा वो विभवांतर तथा आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि हम आंतरिक की बात करें, आंतरिक कार्य की, तो आंतरिक आंतरिक जब कार्य की बात करें तो वहां पे आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, स्मॉल r है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पे वैद्युत अपघट्य के कारण विभव पतन होगा उसको हम लोग V डैश मेंशन कर रहे हैं। इसके अंदर की बात कर रहे हैं तो V डैश बराबर क्या आ जाएगा, स्मॉल I इंटू आर। तो यदि हम आंतरिक कार्य की बात करें तो W आंतरिक की बात करें तो W आंतरिक क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा V डैश IT। तो V डैश की जगह मान रखेंगे I इंटू आर और साथ में क्या आ गया IT। तो हम ये लिख सकते हैं I स्क्वायर RT। तो यहां से जब हम कुल कार्य की बात करें, कुल कार्य, तो कुल कार्य तो आपको बता दें W बराबर क्या हो जाएगा, W वाह्य धन W आंतरिक, मतलब वाह्य तथा आंतरिक कार्य के योग के बराबर होगा। तो यहां से कार्य, इसको हमने समीकरण नंबर 1 कह दिया और इसको हमने समीकरण नंबर 2 कह दिया, इसको समीकरण नंबर 3 कह दिया। तो यहाँ पे सबका मान रखेंगे 1 2 3 से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, EIT बराबर VIT प्लस I स्क्वायर RT। अब देखिए हमने कुछ चीजें, जो चीजें सब में कॉमन है उसको कॉमन ले लिया। तो EIT बराबर IT हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा, V प्लस स्मॉल I इंटू आर। तो यहाँ से IT से IT कैंसिल हो गया तो यहाँ से क्या बचा, E बराबर आ गया V प्लस आई आर। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि V बराबर E माइनस आई आर। ये जो विभवांतर मान निकल के आएगा वह विद्युत वाहक बल माइनस ये धारा तथा आंतरिक प्रतिरोध के गुणनफल के ऋणात्मक मान के बराबर होता है। ये डेरिवेशन जो निकल के आता है वो सेल का टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध के बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है। इस चैप्टर में, इस वीडियो में इस चैप्टर का यहीं तक।